औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घर में खैर व आफ़ियत से होंगे। आप सब ने घर पर ईद बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके मनाई होगी और ढेर सारी ईदी भी अपने बड़ों से वसूल की होगी। चलें जी, अब रमज़ान और ईद तो खैर से गुज़र गए। अब आते हैं हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ। मैं आपकी उर्दू रीडिंग की टीचर आपको अपनी इस पहली ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम है मैडम ज़रका नासिर। चूँकि आपकी नई क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, अब आप खैर से क्लास 4 में हो गए हैं और आपको टाइम टेबल भी मिल गया है ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, तो इस बार तो ऑनलाइन क्लासेस भी ज़रा सा हट कर है ना आप लोगों की। इस टाइम टेबल में आपके लिए जो है कैलीग्राफ़ी भी है, इसी तरह फूड एंड न्यूट्रिशन भी है, रीडिंग की भी क्लासेस हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, इसी तरह राइटिंग क्लासेस भी हैं उर्दू इंग्लिश दोनों में। और आपकी जो है ना इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस बार ज़रा ऑनलाइन क्लासेस में भी जो है तो आपकी काफ़ी दिलचस्पी लेंगे। ठीक है, तो ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से लें और पूरी दिलचस्पी और इन्वॉल्वमेंट के साथ लें। क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि बस आप मोबाइल खोल लें और बैठ जाएं उस पर। आप जो हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपके जो जिस सब्जेक्ट का या जिस टॉपिक पे बात हो रही है उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई बुक है तो वो लेकर बैठें, अपनी नोटबुक लेकर बैठें, स्टेशनरी वगैरह लेकर सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करके आप जब ऑनलाइन क्लास के लिए बैठा करें तो तभी आप जो है पूरी तरह से उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आप पूरी तरह से उसमें दिलचस्पी भी लेंगे। ठीक है, तो और दूसरा ये है कि पढ़ना आपको तब ज़्यादा अच्छा आएगा जब आप इसको जब कोई पैराग्राफ सुनते हैं, कोई लाइन सुनते हैं तो उसको पूरी दिलचस्पी और गौर से सुनें। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ना ही सही आपका नहीं होगा तो आप लिखना कैसे सही करेंगे। और आपको पता है कि पढ़ाई जो है ये सीखने के लिए इसके जो इब्तिदाई मरहले हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो पहले सुनता है किसी चीज़ को, फिर उसे बोलने की कोशिश करता है। जब उसने सही सुना ही नहीं होगा तो वो उसको कैसे सही बोलेगा। इसी तरह जब वो सुनकर सही सुन लेता है तो बोलता भी बहुत अच्छा है और फिर बोलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी एज बढ़ती है तो उससे भी पढ़ने का जो है पढ़ने के अमल की तरफ लाया जाता है और फिर अच्छा एक एक दो दो हरूफ से मिलाकर जो अल्फाज बनते हैं फिर वो उनको लिखना सीखता है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो फिर पहले पढ़ना और फिर लिखना भी सीख जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप भी उम्मीद है कि आप भी इस अपनी उर्दू रीडिंग की क्लास को बहुत तवज्जो से सुनेंगे और इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे ताकि आपकी जब उर्दू कैलीग्राफ़ी की क्लास हो तो आप ज़्यादा अच्छा लिख सकें और ज़्यादा अच्छा पढ़ सकें। ठीक है, तो चूँकि ये हमारी उर्दू पढ़ाई की पहली ऑनलाइन क्लास है ना, तो इसलिए मैं पढ़ाई करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि पढ़ाई की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। उन्वान है हमारा आज का उर्दू पढ़ाई और इसमें मैं आपको उर्दू की पढ़ाई की अहमियत बताऊँगी। ठीक है, पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो वही नाजिल हुई इसकी इब्तिदा इक़रा यानी पढ़ इन अल्फाज से हुई। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लम को पहला हुक्म पढ़ने का दिया। इस तरह कलाम इलाही के मजमूए का नाम कुरान है, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब।
कुरान से पहले जो वही नाजिल हुई उसे अल किताब कहा गया है, जिसको पढ़ना और जानना ज़रूरी है। गोया कलाम इलाही से हिदायत और रहनुमाई हासिल करने के लिए भी पढ़ना लाजिम है। पढ़ना तालीमी मयार की बुनियाद भी है। पढ़ना एक सादा सा अमल नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। इसके लिए बतदरीज आसान से मुश्किल की तरफ आना पड़ता है। पहले हम हरूफ पढ़ते हैं, फिर हम दो हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ को बनाते हैं। इसी तरह फिर हम एक मुकम्मल जुमला पढ़ते हैं। अगर आपको अल्फाज पढ़ने में मुश्किल पेश आती है तो आप इन अल्फाज के हिज्जे भी करके पढ़ सकते हैं। जैसे अलिफ बे ज़बर अब, ते बे ज़बर तब। तो इस तरह से आप दो दो हरूफ को मिलाकर फिर तीन तीन हरूफ को मिलाकर उनके हिज्जे बनाकर भी पढ़ सकते हैं, और इस तरह आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी हम अपना आज का सबक स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपकी आज की उर्दू ऑनलाइन क्लास की रीडिंग के लिए मुंतखब किया है। ठीक है, इस सबक का नाम है पोलो। ठीक है, इसके शुरू में भी हमारे पास चंद इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सबक पढ़ने के बाद तलबा एक दिलचस्प खेल के बारे में जान सकेंगे, पोलो के बारे में अपनी मालूमात दूसरे अफराद तक पहुंचा सकेंगे, और इसके साथ साथ आप जो हैं एक तहरीर को पढ़ने के काबिल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके चंद ख़ास अल्फाज जो शुरू में दिए गए हैं हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, पहले मैं ये अल्फाज इसी तरह से पढ़ूँगी मिलाकर, और फिर अगर आपको ये अल्फाज नए और मुश्किल लगें तो मैं आपको अलग अलग हिज्जे करके भी ये अल्फाज पढ़कर सुनाऊँगी। ठीक है, ख़ास अल्फाज। पहला लफ्ज़ है हमारे पास बल्ती। क्या लफ्ज़ है ये? बल्ती। फिर लफ्ज़ है हमारे पास सस्ताना। सस्ताना। हम हिज्जे करके पढ़ लेते हैं। बेलाम्बल ते छोटी ये ती, बल्ती। क्या लफ्ज़ बना है ये? बल्ती। क्या लफ्ज़ बना? बल्ती। इसके बाद हमारे पास है लफ्ज़, सेकंड वर्ड है सस्ताना। क्या लफ्ज़ है ये? सस्ताना। सीन सीन ज़बर सस, ते अलिफ ता, सस्ता, नून अलिफ ना, सस्ताना। थर्ड वर्ड है हमारे पास रौनक। रौनक। क्या लफ्ज़ है ये? रौनक। रौनक। फोर्थ लफ्ज़ है हमारे पास लुत्फ़ उठाना। क्या लफ्ज़ है ये? लुत्फ़ उठाना। लुत्फ़ उठाना। अगला लफ्ज़ है हमारे पास, वर्ड नंबर 5 है हमारे पास त्यौहार। क्या लफ्ज़ है? त्यौहार। ते हे तह, वाव अलिफ वा, रे, त्यौहार। त्यौहार। ठीक है, अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है हमारे पास, सदियों से खेला जाने वाला। शुरू करते हैं हम पैराग्राफ को। सदियों से खेला जाने वाला खेल पोलो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, आपको समझ आई है ना इस जुमले को मैंने कैसे पढ़ा है?
सदियों से खेला जाने वाला खेल पोलो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गेंद। देखिए, जब हम कुछ पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने गेंद पर मैं रुक गई हूँ पढ़कर, तो हर जुमले के आखिर में एक छोटी सी सीधी लकीर आपको नज़र आ रही है। इस लकीर को ख़त्मा कहा जाता है। ठीक है, जैसे हर ज़बान के कुछ जो हैं पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, तो उर्दू में ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स को रमूज़ो औकाफ कहा जाता है। ठीक है, यानी तहरीर में हमने कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर हमने जुमला मुकम्मल करना है। ठीक है, जैसे हमें पोलो के इर्द गिर्द देखें 2 वावैन शुरू में और 2 आखिर में नज़र आ रहे हैं, इनको वावैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वावैन बोला जाता है। इसी तरह फिर हमने लफ्ज़ पढ़ा गेंद। ठीक है, तो गेंद भी इस तहरीर के हिसाब से एक ख़ास लफ्ज़ है ना, इसलिए इसके इर्द गिर्द वावैन आ गए हैं। ठीक है, इसकी गेंद लकड़ी या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ये घोड़ों पर सवार होकर खेला जाता है। मैंने लफ्ज़ घोड़ों नहीं कहा, घोड़ों। आखिर में नून होना की आवाज़ है ना, घोड़ों, घोड़े की जमा है ना, घोड़ों। ये घोड़ों पर सवार होकर खेला जाता है। गेंद को मारने के लिए लंबी हॉकियाँ मैलियट इस्तेमाल होती हैं। पोलो में 2 टीमों का मुकाबला होता है। हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं जो घोड़ों पर जमकर बैठे होते हैं। जीम के ऊपर आपको ज़बर नज़र आ रहे हैं ना, जीम ज़बर मीम जम, घोड़ों पर जमकर बैठे होते हैं। खेल का मैदान बहुत बड़ा होता है। इसके दोनों तरफ लकड़ी की बल्लियों से 2 बड़े बड़े गोल बना दिए जाते हैं। ये बिल्लियों लफ्ज़ नहीं है, अच्छा, बिल्लियों के नीचे तो ज़ेर होता है, तो बे के ऊपर ज़बर है ना, बे ज़बर लाम बल, ये वाओ यूं, बलियों, और नून गुन्ना बल्लियों। ठीक है, इसके दोनों तरफ लकड़ी की बल्लियों से 2 बड़े बड़े गोल बना दिए जाते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की खास वर्दियाँ होती हैं। खिलाड़ी अपने अपने घोड़े दौड़ाते हुए गेंद को हाकियों से मारते हुए मुखालिफ टीम के गोल में फेंकने, फे नून फेंक, काफ फेंक, नूनिये ने फेंकने, गोल में फेंकने की कोशिश करते हैं। एक मुकाबले में 4 से 6 चक्कर होते हैं। हर चक्कर तकरीबन 7.5 मिनट का होता है। हर चक्कर के बाद घोड़ों को थोड़ी देर सस्ताने का मौका दिया जाता है। ऊपर हमने लफ्ज़ पढ़ा था ना, सस्ताना, तो यहाँ पर आएगा सस्ताने का मौका दिया जाता है। आखिर में जो टीम ज़्यादा गोल करती है वो जीत जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस मैच में आधा गोल भी होता है। खेल तकरीबन 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। आपको समझ आई है ना इस पैराग्राफ की? ठीक है, अब हम अगला पेज पढ़ते हैं। चतराल के दर्रा शेंदूर में 12,000 फुट की बुलंदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है। जब शेंदूर में दाखिल हों तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, बादशाहों का खेल और खेलों का बादशाह। हर साल चतराल और गिलगित के दरमियान जुलाई में मैच होता है।
जिसे हज़ारों लोग देखने आते हैं। जश्न सिंदूर में 3 दिन का पोलो त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बड़ी रौनक होती है। पोलो का मैच कभी दिन की रोशनी तो कभी चांदनी रात में खेला जाता है। लोक रक़्स, इलाकाई मौसीकी और तरह तरह के खेल तमाशों से मकामी लोग और सयाह बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। लोग इस मैच को देखने के इंतज़ार में रहते हैं। पोलो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों बल्तिस्तान, गिलगित और चित्राल का इलाकाई खेल है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पोलो ऊँटों और हाथियों पर बैठकर भी खेला जाता है। वाटर पोलो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में मशहूर है। बल्तिस्तान, जिसका सदर मकाम स्कर्दू है, वहाँ बहुत पुराने ज़माने से पोलो खेला जाता है। स्कर्दू के नज़दीक खपलू, क्या लफ्ज़ है ये, खपलू के मकाम पर पोलो खेलने का एक पुराना मैदान अब भी मौजूद है। ठीक है, हमने खपलू इसलिए पढ़ा कि खे के ऊपर भी ज़बर आती है और लाम वापिश लू आता है ना, तो खपलू बन गए। ठीक है, स्कर्दू के नज़दीक खपलू के मकाम पर पोलो खेलने का एक पुराना मैदान अब भी मौजूद है, जिसके बारे में बल्तिस्तानी लोग एक कहानी सुनाते हैं। आपको पता है वो कहानी कौन सी है? हाँ, ये पोलो के मैच के हवाले से और सिंदूर में ये लोग जो एक कहानी सुनाते हैं, वो कहानी आपको पता है कौन सी कहानी है? चले मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ, लेकिन आप इसके साथ साथ अल्फाज की बनावट और जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, अल्फाज की अदायगी कर रही हूँ, आप उसकी भी समझ डालें। अच्छा, कि मैडम इसको किस तरह से पढ़ रही हैं। ठीक है, कहते हैं बहुत पुराने ज़माने में बल्तिस्तान में एक राजा हुकूमत करता था। उस ज़माने में बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर खपलू था। राजा उसी शहर में रहता था। एक दफ़ा उसकी रानी गुम हो गई। राजा ने अपने देवताओं से दुआ की कि रानी मिल जाए। देवताओं से दुआ की कि रानी मिल जाए। रानी की तलाश के लिए देवताओं ने राजा को एक उड़ने वाला घोड़ा दिया, जो इतना ताकतवर था कि जब वो उड़कर बल्तिस्तान आया तो पहाड़ टूटकर एक वादी में तब्दील हो गया। इसी वादी में खपलू का पोलो खेलने का मैदान है। आजकल बल्तिस्तान में कई जगह पोलो का खेल खेला जाता है। सबसे बड़े मुकाबले स्कर्दू में होते हैं। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर हर साल 14 अगस्त को स्कर्दू में होने वाला पोलो का मुकाबला बहुत मशहूर है। पाकिस्तान के बल्ती अवाम आज़ादी के जश्न को पोलो के साथ मिलाकर इसकी रौनक दोबाला कर देते हैं। लोग दूर दूर से इस मुकाबले को देखने और जश्न में, इसको हम जश्न नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम जश्न नहीं पढ़ेंगे। लोग दूर दूर से इस मुकाबले को देखने और जश्न में शामिल होने के लिए स्कर्दू आते हैं। ठीक है, समझ आई आपको? चलें जी, अब हम दोबारा से देखते हैं ना कि मैंने जो पैराग्राफ आपको पढ़ाया है, आया आपको भी पढ़ना आया है या नहीं आया आपको? कुछ समझ आई आपको? नए नए अल्फाज की समझ आई? आपने सीखे हैं नए नए अल्फाज आज? चलें हम देखते हैं ना दोबारा। अब मैं आपसे पूछूंगी, नाउ इट्स योर टर्न। देखती हूँ कि आपने क्या सीखा। चलें तो पहले ख़ास अल्फाज जो है ना, मैं आपसे इनकी ड्रिल करवाती हूँ कि आपने इनसे क्या सीखा। ठीक है, पहला लफ्ज़ पढ़ना आता है आपको ख़ास अल्फाज का? लफ्ज़ है हमारे पास बल्ती। बल्ती पढ़े मेरे साथ सब, बल्ती।
फिर लफ्ज़ है सस्ताना, सस्ताना। रौनक, रौनक। फिर इसके बाद है हमारे पास लफ्ज़ लुत्फ़ उठाना, लुत्फ़ उठाना। अगला लफ्ज़ है हमारे पास लास्ट वाला त्यौहार। ठीक है, त्यौहार। एक बार फिर पढ़ते हैं, त्यौहार। ठीक है, चलें जी, अब हम देखते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है। इस फर्स्ट पेज को मैं आपके साथ दोबारा पढ़ती हूँ ताकि आपकी भी रीडिंग हो जाए और आपको सही तरह से क्लियर हो जाए कि हमने कौन से लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ा था। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट विद मी नाउ। सदियों से खेला जाने वाला खेल पोलो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गेंद। इसकी गेंद लकड़ी या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। पोलो में 2 टीमों का मुकाबला होता है। हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं जो घोड़ों पर जमकर बैठे होते हैं। खेल का मैदान बहुत बड़ा होता है। इसके दोनों तरफ लकड़ी की बल्लियों से 2 बड़े बड़े गोल बना दिए जाते हैं। जी, किस किस ने बल्लियों को बिल्लियों पढ़ा? मैंने आपको कहा था ना ये बिल्लियों नहीं है, ये बल्लियों है क्योंकि बे के ऊपर ज़बर लगी हुई है। दैट्स गुड, शाबाश। बल्लियों से 2 बड़े बड़े गोल बना दिए जाते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की ख़ास वर्दियाँ होती हैं। खिलाड़ी अपने अपने घोड़े दौड़ाते हुए गेंद को हाथियों से मारते हुए मुखालिफ टीम के गोल में फेंकने, गुड, आपने सही पढ़ा, फेंकने की कोशिश करते हैं। एक मुकाबले में 4 से 6 चक्कर होते हैं। हर चक्कर तकरीबन 7.5 मिनट का होता है। हर चक्कर के बाद घोड़ों को थोड़ी देर क्या करने का मौका दिया जाता है? यस, सस्ताने का मौका दिया जाता है। आखिर में जो टीम ज़्यादा गोल करती है वो जीत जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस मैच में आधा गोल भी होता है। खेल तकरीबन 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पेज। चित्राल के दर्रा सिंदूर में 12,000 फुट की बुलंदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है। जब सिंदूर में दाखिल हों तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा बादशाहों का खेल और खेलों का बादशाह। हर साल चित्राल और गिलगित के दरमियान जुलाई में मैच होता है जिसे हज़ारों लोग देखने आते हैं। जश्न सिंदूर में 3 दिन का पोलो त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, लोक रक़्स, इलाकाई मौसीकी, अच्छा ये इसमें बड़ी रौनक होती है। पोलो का मैच कभी दिन की रोशनी तो कभी चांदनी रात में खेला जाता है। लोक रक़्स, इलाकाई मौसीकी और तरह तरह के खेल तमाशों से मकामी लोग और सयाह बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। लोग इस मैच को देखने के इंतज़ार में रहते हैं। पोलो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों बल्तिस्तान, गिलगित और चित्राल का इलाकाई खेल है। ठीक है, तो चलें जी, आपने मेरे साथ रीडिंग कर ली है ना? एंजॉय किया है आपने? हाँ, और सही से रीडिंग की है ना? शाबाश, दैट्स गुड। ओके, उम्मीद है बॉयज़ आपको पढ़ाई के असूल भी समझ आ गए होंगे और पढ़ने का तरीका भी आ गया होगा।
क्योंकि अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो लिखना भी नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि कोई भी किताब हो आप उसको उठाकर पढ़ें। इस तरह आपकी रीडिंग यानी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको मैं अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।